चालू करें। हम लास्ट टाइम में हमारे एटमॉस्फेयर में कितने लेयर होते हैं, कौन कौन से लेयर होते हैं और हर एक लेयर में क्या क्या उसका स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम लास्ट क्लास में हम देख रहे थे। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे निचला जो लेयर होता है उसे क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर, क्षोभमंडल कहते हैं। इसका जो ऊंचाई है वो लगभग कितना है? 12 से 18 किलोमीटर है। मौसम से संबंधित जितनी भी जो घटनाएं होती है कहाँ होती है? क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फेयर में होता है। उसके ऊपर में कौन सा लेयर दिखेगा? स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। उसके ऊपर में मध्यमंडल, मिजोस्फियर। उसके ऊपर में थर्मोस्फियर और सबसे ऊपर में बाह्यमंडल, एक्सोस्फियर दिखेगा। ट्रोपोस्फियर में हम जैसे ही हाइट में जाएंगे, ऊंचाई में जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा, लगातार टेम्परेचर कम होगा। और जैसे ही टेम्परेचर कम होगा, एक समय ऐसा आएगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। जहां से टेम्परेचर कांस्टेंट होना चालू, हम क्या मानेंगे कि एक नया लेयर चालू हो गया है, स्ट्रेटोस्फियर। और उस लेयर को क्या कहेंगे? ट्रोपोपॉज। ठीक है, ट्रोपोपॉज कहेंगे। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर में तापमान कम होता है कि बढ़ता है? देखो, नाम ही क्या है? स्ट्रेटोस्फियर, समताप। कुछ दूरी तक तापमान समान रहता है, उसके बाद तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, ये टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होता है? क्या रीजन है टेम्परेचर इंक्रीज होने का? क्योंकि यहां पर ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर के कारण ही आपका स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर हाई होता है। अब जैसे ही हम लोग एक हाइट पे आए, हाइट पे आने के बाद फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। अब कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब यह है कि अब नया लेयर चालू हो गया। अब नया लेयर चालू होने के बाद, जिसे हम लोग मध्यमंडल, मिजोस्फीयर के नाम से जानते हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा कि कम होगा? टेम्परेचर फिर से क्या होगा? कम होगा। टेम्परेचर फिर कम होगा। उसके बाद फिर हल्का सा क्या आएगा? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चालू हो जाएगा जैसे ही हम हाइट में जाएंगे। उसके बाद आता है थर्मोस्फियर। नाम से क्लियर होना चाहिए, थर्मोस्फियर यानी कि हीट टेम्परेचर हमेशा क्या होगा? हाई होगा। तापमंडल है वो। तापमान क्या होगा? बहुत ही ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा। 1 किलोमीटर में 5 डिग्री सेल्सियस, इतना रेट से वो बढ़ेगा। उसके बाद एक्सोस्फियर है, बाह्यमंडल, वहां तो तापमान बढ़ेगा ही। ये टेम्परेचर का हम लोग अलग अलग चीजें देखे थे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्षोभमंडल, ठीक है, ये आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। टेम्परेचर का यहां पर लाइन है। ओके। ट्रोपोस्फियर, क्षोभमंडल। ट्रोपोस्फियर जो है हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे लोअर लेयर है, सबसे निचला स्तर है। ठीक है, ये लगभग पोल्स में 8 किलोमीटर है और हमारा जो इक्वेटर है उस पर लगभग 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, ऐसा क्यों? पोल्स में 8 और इक्वेटर में 18 क्यों? आपका नाम? रोशनी जी, बताइए। ध्रुवों में केवल 8 किलोमीटर तक, ठीक है, क्योंकि ध्रुवों में, पोल्स में टेम्परेचर बहुत कम है, सूर्य की किरणें सीधी नहीं पहुंचती। ठीक है, इसलिए वहां पर हवाएं ज्यादा गर्म नहीं होती, वहां पर संघनन यानी कि इवापोरेशन भी अच्छे से नहीं होता, इसलिए जो गैसेस है वो ज्यादा हाइट तक नहीं जा पाते, इसलिए वो लेयर जो है मात्र 8 किलोमीटर तक है। और इक्वेटर में सबसे हाइट तक है, इक्वेटर में तो 18 किलोमीटर तक है। ऐसा क्यों? ठीक है, आप सभी को पता होगा इक्वेटर पे सनरेज जो है वो लगभग 12 महीने एक समान पड़ती है, लगभग। ठीक है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर अगर कहीं गर्म मिलेगा तो वो हमारे अर्थ के इक्वेटर में मिलेगा। और इक्वेटर के इलाके में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे हमारे पास ओशियंस वगैरह उस इलाके से मिलेंगे, तो ज्यादा मात्रा में वाटर वेपर बनेगा, ज्यादा मात्रा में गैस बनेगा, और वो गैस कैसे होंगे? गर्म होंगे और ज्यादा हाइट तक जाएगा। इसीलिए इक्वेटर में जो आपका क्षोभमंडल है उसकी ऊंचाई ज्यादा दिखती है। ठीक है, और 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से क्या होता है? 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम होता है। ठीक है, ये कमी हम देखते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहां के लिए है? केवल और केवल क्षोभमंडल के लिए ही है। क्षोभमंडल में और भी बहुत सारी चीजें हमने पढ़ा था।
अब हमने ये देखा कि 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो ऊपर जाने तक क्या होगा, टेम्परेचर लगातार कम होना चाहिए, ठीक है। तो ऊपर जैसे ही जाते जा रहे हैं टेम्परेचर कम होते 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 ये जो ट्रोपोपॉज है यहां पर कितना टेम्परेचर होगा, तो ध्रुवों में, पोल्स में टेम्परेचर जो होता है वो लगभग -45 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं अगर हम लोग भूमध्य रेखा इक्वेटर में अगर हम देखें तो वहां पर टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, सॉरी 80 -80 होता है। तो पोल्स में देखो, पोल्स में 45 है और इक्वेटर में कितना है 80 -80, दोनों में बड़ा कौन सा है, -80 बड़ा है, बड़ा तो ये है -45, गर्म ये है -45, ठीक है, और -80 डिग्री सेल्सियस से ठंडा ज्यादा है। तो इक्वेटर में होने के बावजूद ये ठंडा ज्यादा है, जबकि हमारा जो ध्रुव है, पोल है, वो तो और ज्यादा ठंडा होना चाहिए, लेकिन वहां का टेम्परेचर जो है वो तो थोड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है, -45 दिख रहा है। ऐसा क्यों? थिकनेस, इक्वेटर में हाइट कम है और सॉरी इक्वेटर में हाइट ज्यादा है और पोल्स में हाइट जो है वो कम है, यहां पर हाइट ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। और हमने अभी देखा कि 165 मीटर ऊपर जाने से 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है। तो यहां हम ज्यादा ऊंचाई तक जा सकते हैं, इसलिए यहां पर तापमान ज्यादा कम मिलेगा, और इसकी ऊंचाई चूंकि कम है इसलिए टेम्परेचर वहां पर थोड़ा कम मिलेगा हमको। सौरमंडल में मैं आपको बता दूं, स्ट्रेटोस्फीयर में मौसम से संबंधित जितने भी घटनाएं होती है, ऑल वेदर फिनोमेना, सब के सब यही ट्रोपोस्फीयर में ही होगा। चाहे फॉग हो, चाहे हेल स्टॉर्म हो, साइक्लोन आए, एंटी साइक्लोन आए, तूफान आ जाए या फिर बारिश हो, सारे के सारे मौसम संबंधी घटनाएं यही होगा, ठीक है। फॉग, फॉग किसे कहते हैं, कौन बताएगा? 10 मीटर से ज्यादा दूर तक नहीं, हाँ, और अगर दिखाई दे तो धुंध कहते हैं, मिस्ट कहते हैं, ठीक है। 2 शब्द मिलेगा, एक है मिस्ट, दूसरा है फॉग। 10 मीटर की दूरी तक हम अगर कंपेयर करें तो अगर 10 मीटर की दूरी तक अगर हमें आसानी से दिखाई दे रहा है, उससे ज्यादा कभी हमें दिखाई दे रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, धुंध कहेंगे, ठीक है। धुंध छा गया, सुने होंगे आप लोग। और अगर 10 मीटर से ज्यादा दूरी तक दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कुछ ज्यादा ही घना धुंध है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोहरा कहते हैं, फॉग के नाम से जानते हैं। फॉग तो पता ही होगा, ऐसे फुसफुस मारते हैं, देखे होगे ना, हाँ, तो उसमें FOGG आता है क्या? हाँ, तो दोनों फॉग अलग अलग है समझ में आ रहा है? तो ये कोहरा हो गया। और एक और शब्द होता है कुहरा। कुहरा मतलब स्मॉग, स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग करके आप लोग पढ़ोगे कभी ना कभी एनवायरमेंट वगैरह चीजों में। यस, पॉल्यूशन वाला, हाँ, स्मॉग जो है सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो जितने भी जो वेदर फेनोमेना होता है वो इसी ट्रोपोस्फेयर में ही आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जितने भी जो सीजन वगैरह, जेट स्ट्रीम जो चलता है वो सब के सब यहीं पर चलेगा। आपके जो भी मौसम आते, ठंडी, गर्मी, बरसात, सब के सब उसी क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर में ही होगा। ओके, बादल वगैरह बनेगा, बादल कहाँ बनता है, सब के सब ट्रोपोस्फेयर में बनेगा। क्या स्ट्रेटोस्फेयर में कोई बादल बनता है क्या? ऑलमोस्ट नहीं बनता बादल। वो सबसे ऊंचाई पर दिखने वाला जो बादल है ना, साइरस, जिसको सीरस भी कहते हैं, वो वाले बस बादल बनते हैं, उसके अलावा कोई भी वहां पर बादल नहीं बनता। इसीलिए जो एरोप्लेन है कहाँ उड़ रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ रहा है, क्योंकि एरोप्लेन को कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। बादल वगैरह आएगा, आंधी तूफान आ रहा है, एरोप्लेन जो है डगमगाएगा, ठीक है। टर्बुलेंस, एयर टर्बुलेंस वगैरह आता है तो उसको उड़ने में समस्या होती है, इसीलिए वो बादलों को चीरकर बादल के ऊपर उड़ता है। और कहां उड़ेगा, स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ेगा। जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम जो है ऊंचाई पर चलने वाली एक ऐसी हवाएं होती है जो लगातार 24 घंटे चलती रहती है। मैं आपको कल एग्जांपल दे रहा था, अगर कोई कुल्लू मनाली वगैरह, हिमालय पर्वत वगैरह अगर जाएगा तो जाने के बाद वो हमेशा वहां पर वो ये अनुभव करेगा, ये फील करेगा कि 24 घंटे लगातार हवाएं चल रही है, कभी तो रुक जाए, हवाएं नहीं रुकती,
हाइट पे हवाएं जो है 24 घंटे लगातार और हाई स्पीड से चलती है। जैसे आप लोग बाइक चलाते हैं और फोन में जब बात करोगे तो हवाएं एकदम आता है और सामने सुनने वाला भी उसको समझ में नहीं आता कि आप क्या बोल रहे हो, इतना स्पीड से हवा चलती है वहां पर। और कभी कभार यहां तो पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है। क्षोभ सीमा, ट्रोपोपॉज। क्षोभ सीमा क्या होता है? जैसे ही ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है, फिर अचानक से एक समय ऐसा आएगा कि टेम्परेचर कुछ समय तक, कुछ हाइट तक क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो जहां पर टेम्परेचर स्थिर हो गया, कांस्टेंट हो गया, हम वहीं से क्या मानना चालू करते हैं कि ट्रोपोस्फेयर खत्म और दूसरा लेयर चालू। तो ऐसे जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में, उसे हम ट्रोपोपॉज यानी कि क्षोभ सीमा के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। तो ये टेम्परेचर का कहानी था। टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है, उसके बाद कांस्टेंट होगा, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर कहने का मतलब क्या है? समताप मंडल, तापमान एक समान रहेगा, समताप। उसके बाद तापमान में वृद्धि, उसके बाद फिर से टेम्परेचर जो है कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि लेयर चेंज। यही कहानी पूरा सभी में चलते रहते हैं। समताप मंडल नाम से क्लियर होना चाहिए। समताप यानी कि ऊंचाई तक, बहुत सारे ऊंचाई तक तापमान एक जैसा रहेगा। ठीक है। टेम्परेचर जो है वो चेंजेस नहीं होगा। स्ट्रेटोस्फीयर की जो ऊंचाई है वो लगभग 50 किलोमीटर तक होती है जमीन से, सी लेवल से। ठीक है। 50 किलोमीटर तक होती है। ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई कितनी होती है? 8 से 18 किलोमीटर। क्लियर है? कहां से? सी लेवल से। टेम्परेचर जो है वो हमेशा यहां पर कुछ डिस्टेंस तक कांस्टेंट हमें दिखेगा और कांस्टेंट दिखेगा। उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ते जाता है और एक समय ऐसा आएगा जहां पर स्ट्रेटोस्फीयर खत्म होता है, उस इलाके में टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस सही है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड सही है? सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस सही है। ठीक है। तो अचानक से टेम्परेचर कांस्टेंट था, फिर टेम्परेचर बढ़ क्यों गया? अब बढ़, माइनस पे था यहां पर, अब वो बढ़ते बढ़ते 0 तक पहुंच गया। ऐसा क्या रीजन है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया? ओजोन, ओजोन लेयर है यहां पर। ओजोन लेयर के कारण स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर जो है वो बढ़ना चालू हुआ। क्लियर है? स्ट्रेटोस्फीयर जो है सबसे अच्छा इलाका माना जाता है किसके लिए? एयरक्राफ्ट वगैरह के लिए। क्यों? कुछ भी बादल वगैरह नहीं होता, मौसम संबंधी घटनाएं बिल्कुल भी नहीं होती। इसीलिए आसानी से वो ऊपर जाएगा। एरोप्लेन को तूफानों से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो पूरे बादलों को चीर के ऊपर तक जाता है। ठीक है। इसलिए एरोप्लेन को उड़ने में कोई समस्या नहीं होती। एरोप्लेन को समस्या कब होती है? लैंडिंग और टेक ऑफ के समय, क्योंकि लैंडिंग और टेक ऑफ जमीन से होता है और जमीन कहां आएगा? ट्रोपोस्फेयर में आएगा। तो जब भी तूफान या फिर कोई ऐसी घटनाएं होती, मौसम संबंधी घटनाएं होती है, तब जाके एरोप्लेन जो है उसमें समस्याएं आती है। ओके। और हेलीकॉप्टर को क्या चाहिए? हेलीकॉप्टर को पंखा चाहिए, बहुत सारे हवाएं चाहिए। और जैसा हम ऊपर जाते जाएंगे, हवाओं की जो संख्या है, गैस का जो संख्या, वॉल्यूम है, वो धीरे धीरे कम होते चले जाता है। इसीलिए हेलीकॉप्टर जो है वो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसको अच्छा खासा वॉल्यूम में एयर चाहिए, गैसेस चाहिए। इसीलिए कभी भी मौसम खराब होता है तो हेलीकॉप्टर कभी भी उड़ान नहीं भरता है, जबकि इमरजेंसी लैंडिंग भी करानी पड़ती है उसको। बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए हैं, दुर्घटना भी हुआ है। ठीक है। उनमें से एक दुर्घटना ये भी था, हमारे जो सबसे पहले नंबर के जो CDS थे बिपिन रावत, उनके साथ भी वैसे ही हुआ था। ठीक है। इसलिए एरोप्लेन जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में समताप मंडल में उड़ता है। यहाँ कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, कोई भी बादल वगैरह भी नहीं होता, कोई भी तूफान वगैरह, बिजली कड़कना, कुछ भी नहीं होता। लेकिन कभी कभार स्ट्रेटोस्फीयर के निचले वाले इलाके में हमें साइरस करके जो बादल है वो देखने को मिल जाता है। बादल वैसे बहुत प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के बादल होते हैं। ये जो आपको फटा फटा ऐसे दिख रहा है रुई के एकदम समान, इस बादल को हम लोग साइरस बादल कहते हैं। और यही बादल बहुत ही हाइट पे होता है, बहुत ही हाइट पे। और हम कह सकते हैं कि ये समताप मंडल के सबसे निचले वाले इलाके में होता है, स्ट्रेटोस्फीयर के निचले इलाके में होगा। बादल वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन ऐसे बादल जो पानी गिराते हैं, ऐसे बादल को निम्बो के नाम से जानते हैं।
ठीक है। ऐसे बादल जो वर्षा कराते हैं और भारी होते हैं, ऐसे बादलों को निम्बो, ठीक है। और अगर अच्छा नाम देना है तो निम्बोस्ट्रेटस के नाम से आप जान सकते हो। सबसे ऊपर में हाइट में इस प्रकार के रुई जैसे जो बादल दिखेंगे उसे हम लोग साइरस बादल के नाम से जानते हैं। ऐसा बादल जो बहुत भारी है और उसका ऊंचाई बहुत ज्यादा है। एरोप्लेन वगैरह में बैठोगे, उम्मीद करते जल्दी बैठो, एरोप्लेन में जल्दी बैठो और देखना खिड़की में, खिड़की वाला सीट लेना, विंडो सीट लेना, और बाहर देखना। कई बार आपको बादल छोटे छोटे दिखेंगे, कई बार बादल जिसका हाइट बहुत ज्यादा है ऐसा भी दिखेगा, कई बार बादलों का जो हाइट है बहुत ही एकदम फटाफटा बादल दिखेगा, दूर दूर में दिखेंगे, ठीक है। लेकिन कई सारे ऐसे बादल दिखेंगे जिसका हाइट बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा हाइट होता है बादल। और ऐसे बादल जो है अधिकतर वर्षा कराते हैं। ऐसे बादल हमेशा क्या करेंगे? वर्षा करेंगे, ठीक है। क्यूमुलोनिम्बस के नाम से हम इसे जानते हैं। तो निम्बस बादल, निम्बस नाम कहीं भी मिल गया समझ जाना कि वो रेनफॉल वाला बादल है, पानी जरूर गिराएगा। इसी समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन है, ठीक है। ओजोन, ओ का जो जोन होता है उसे हम ओजोन कहते हैं, यानी वहां पर बहुत सारे ऑक्सीजन मिलते हैं। ऐसा है क्या? अरे ओजोन मतलब क्या होता है जी? O3। ओजोन मतलब क्या होता है? O3। यहां पर ओजोन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 3 एटम होते हैं ऑक्सीजन के, और ये लगभग 30 से 60 किलोमीटर हाइट तक मिलता है, ठीक है। 30 से 60 किलोमीटर हाइट तक मिलता है। ओजोन के मॉलिक्यूल O3 होते हैं। ओजोन जो है हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्यों? क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट जो हार्मफुल रेडिएशन है उसको ये ब्लॉक करने का या एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अगर ये नहीं होगा तो बहुत सारे यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, पैराबैंगनी किरणें जो है वो हमारे अर्थ में, अर्थ सरफेस में एंटर कर जाएगा, और कुछ न कुछ आप सभी को, जानवरों को भी कुछ न कुछ बीमारी जरूर होगी। उनमें सबसे खतरनाक बीमारी क्या है? स्किन कैंसर, ठीक है। स्किन कैंसर वगैरह भी होता है। ये ओजोन लेयर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ओजोन बनता कैसे है, ठीक है। ओजोन कैसे बनता है? ये ओजोन लेयर है, नीचे में आपको क्या मिलेगा जी? बादल, ठीक है। नीचे में बादल मिलेगा, और यहां पर सांस लेने वाला ऑक्सीजन है, यहां पर O2 है। जैसे ही दो बादल आपस में टकराते हैं तो क्या बनता है? थंडरिंग, लाइटनिंग, बिजली कड़कता है। और बिजली इतना ज्यादा पावरफुल होता है, उसके पास इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है कि ऑक्सीजन को वो 2 टुकड़ों में बांट देता है। जैसे ही बिजली कड़केगा तो ऑक्सीजन जो है उसको 2 टुकड़ों में बांट देता है। समझ में आ रहा है? तो अब बांट दिया, अब क्या बना? ये ऑक्सीजन बना, और ये O2 है, और ये क्या है? सिंगल O है, एक ही है, हल्का है, इसलिए कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, ठीक है। कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। ये सब के सब कहां जाएंगे? ऊपर जाएंगे, ओके। लेकिन फिर से थंडरिंग लगातार हो रहा है, लाइटनिंग लगातार हो रहा है, बिजली लगातार कड़क रहा है। तो जब लगातार बिजली कड़कता है ना, तो जो ऑक्सीजन है वो 2 भाग में टूट जाते हैं, O बन जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो O और O में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कभी कभार बिजली और लगातार कड़कते रहता है तो हमारे आसपास O2 भी तो मौजूद है, तो दोबारा बिजली कड़कने से ये O2 और O आपस में मिलके क्या बन जाएगा? O3 बन जाएगा, और इसी प्रकार से हमारे पास ओजोन लेयर यहां पर फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही ये जो O है वो इसको क्रॉस करके और ऊपर जा सकता है, क्योंकि O जो है वो ज्यादा हल्का होता है, O2 थोड़ा भारी है क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है, और O जो है वो हल्का है, वो और इसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ऊपर से क्या आ रहा है? ऊपर से यूवी रेज आ रहे हैं, और जो यूवी रेज आ रहे हैं वो भी क्या करेंगे? इन तीनों को आपस में मिला के फिर से क्या बना देंगे? O3 बना देंगे, फिर नीचे आ जाएगा, एक जगह कलेक्ट हो जाएगा ओजोन का लेयर। लेकिन एक समस्या आ रहा है। समस्या ये है कि हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये जैसे ही ऊपर जाता है इस ओजोन के साथ रिएक्ट करना चालू, और रिएक्ट करके कुछ ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जिससे ये ओजोन का जो लेयर है वो धीरे धीरे गायब होता जा रहा है, ठीक है। आया, रिएक्ट किया, थोड़ा होल बना दिया, और आया और रिएक्ट किया और होल बना दिया, तो एक बार ऐसा आएगा कि जो लेयर है वो सीधा गायब हो जाएगा, होल बन जाएगा, जिसे हम ओजोन होल के नाम से जानते हैं। ये CFC जो है इस होल ओजोन लेयर को धीरे धीरे खा जा रहा है। अब एक बार कहीं रास्ता बन गया, पैसेज बन गया, तो इसी रास्ते से कौन एंट्री ले लेगा? यूवी रेज वगैरह एंट्री ले लेगा, जो कि बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ही खतरनाक है, ठीक है।
इसी ओजोन लेयर के कारण इस ओजोन लेयर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। O2 टूट रहा है O+O में, और लाइटनिंग हो रहा है, बिजली और कड़क रहा है, तो O जो है O2 के साथ मिलके O3 बन जा रही है। सब केमिकल वाली चीजें यहां पर हो रही है, इसीलिए ओजोन लेयर को कीमोस्फेयर के नाम से भी अपन जानते हैं। समझ में आ रहा है? ओजोन लेयर को हम लोग कीमोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे केमिकल एक्टिविटी इस लेयर में हो रही है, इसलिए इसे हम कीमोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। और केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें अगर आप केमिस्ट्री वाले हो तो जाहिर सी बात है आप पढ़े ही होंगे कि केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें से कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होती है तो टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। इसीलिए समताप मंडल में आपने देखा था कुछ हाइट तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उसके बाद टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना चालू होता है। वो इसी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और टेम्परेचर इंक्रीज होने का जो रेट है वो याद रखिएगा 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने से 5 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो बढ़ेगा। क्लियर है? मीजोस्फीयर हम देख रहे थे लास्ट टाइम में, तो मीजोस्फीयर जो है याद रखिएगा स्ट्रेटोस्फीयर के बाद आपको कौन सा स्फीयर दिखेगा? मीजोस्फीयर दिखेगा, लेकिन बीच में जो सीमा रेखा होती है उसको स्ट्रेटोपॉज, स्ट्रेटोसीमा के नाम से हम जानते हैं। ये लगभग 80 किलोमीटर ऊंचाई तक मिलेगा। ट्रोपोस्फीयर कितने ऊंचाई तक? 8 से 18 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फीयर 50 किलोमीटर। मीजोस्फीयर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमें मिलता है। ठीक है। ओजोन लेयर 30 से 60, लगभग 30 से 60, यानी कि देख लो 50 तक तो स्ट्रेटोस्फीयर ही है, कहीं कहीं पर ओजोन लेयर जो ऊपर तक भी चले जाता है। ठीक है। अगर आप मीजोस्फीयर में अगर टेम्परेचर ग्राफ देखोगे तो फिर से टेम्परेचर यहां पर कुछ समय तक कांस्टेंट हो गया, उसके बाद टेम्परेचर क्या हो रहा है? टेम्परेचर जो है धीरे 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 फिर से कम होता जा रहा है। ठीक है। लगभग 80 किलोमीटर तक हाइट है, और उस 80 किलोमीटर तक जाते तक टेम्परेचर जो है वो -90 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। -90 डिग्री सेल्सियस इतना खतरनाक टेम्परेचर है कि अगर आप बाहर में अगर आप आ गए, वहां पर आपको कोई छोड़ दिया तो आपका पूरे शरीर का जो खून है वो धीरे धीरे जमना चालू हो जाएगा और ऐसे ही आप निपट जाओगे। ठीक है। तो कोशिश मत करना ऐसे हाथ बाहर निकालने का भी, इतना टेम्परेचर ठंडा रहेगा। मीजोस्फीयर मध्यमंडल में और भी मैं बहुत सारी चीज बताता हूं। देखो यहां पर कुछ लाइट लाइट जैसे दिख रहे हैं, कुछ चमकीला चीज दिख रहा है। वो क्या है चमकीला चीज? उल्का है। ठीक है। क्या उल्का पिंड है? क्या उल्काश में है? मेट्रॉइड्स है। गलत, मीटियोर है वो। देखो 3 शब्द होते हैं, एक होता है मीटियोरॉइड, एक होता है मीटियोर, और तीसरा शब्द होता है मीटराइट। ये 3 अलग अलग शब्द हैं। हिंदी में इसके लिए उल्काश्म, उल्का और उल्का पिंड, ये 3 अलग अलग शब्द इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। आपने पढ़ा होगा, आपके भूगोल के टीचर ने जरूर पढ़ाया होगा, मुझे पूरा पक्का यकीन है कि सूर्य का सबसे पहला जो ग्रह होता है सामने में कौन सा होता है? उसके बाद है मार्स। कौन बोला? अर्थ। एलियन है ये, मैं बता रहा हूं। अपने घर को। उसके बाद सैटर्न वगैरह। तो आपको कुछ याद है? ये मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट होता था। कौन सा बेल्ट? एस्ट्रॉइड बेल्ट होता था। यहां पर बहुत सारे चट्टान के टुकड़े ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, गोल गोल रानी इतना इतना पानी, ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं। लेकिन हमारे पास सेलेस्टियल बॉडी भी है, और शुरुआत में हमने ये भी देखा है कि जितने भी जो सेलेस्टियल बॉडी होते हैं उनके पास अपना खुद का एक अट्रैक्टिंग फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, हमेशा अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। इतना बड़ा सूर्य दिख रहा है, सन दिख रहा है, ये भी क्या करेगा? इन छोटी छोटी चट्टानों के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो ये बेचारे रास्ते भटक जाते हैं, भटकते भटकते कभी कभार हमारे अर्थ तक भी आते हैं। तो ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो अर्थ की ओर भी आते हैं, लेकिन ये छोटा नहीं है, ये अर्थ के रेस्पेक्ट में छोटा है, लेकिन हमारे रेस्पेक्ट में वो बहुत बड़ा है। बुर्ज खलीफा जितने बड़े बड़े जो चट्टान है वो भी यहाँ पर घूम रहे, उससे भी बड़े चट्टान यहाँ पर गोल गोल घूम रहे हैं। शुक्र तो ये है कि यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? जुपिटर बैठा हुआ है, गुरु बैठा हुआ है, जिसके पास इतना अच्छा खासा मास है।
जो इस बेल्ट को जितने भी जो क्या बोलना चाहिए एस्ट्रॉइड हैं उसको अपने तरफ खींच के रखा हुआ है। अगर ये नहीं होता तो मैक्सिमम जितने भी जो आपको उल्का वगैरह दिखेगा सब यहां पर गिर जाएगा, उल्काश वगैरह सब यहां पर गिर जाएगा। इसीलिए शुक्र मनाओ किसका? गुरु का, जुपिटर का। समझ में? ये मेरे को करता है। तो इस बेल्ट में आपको जितने भी जो एस्ट्रॉइड मिलेगा उसे एस्ट्रॉइड कहेंगे। क्या कहेंगे? इसीलिए क्या नाम है? एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, लेकिन हमें एस्ट्रॉइड से मतलब, हमें मतलब किससे है? मीटेरॉइड से। अगर ये रास्ता भटक के अपना बेल्ट छोड़ के आगे निकल गया तब इसे हम क्या कहेंगे? मीटेरॉइड कहेंगे। क्या कहेंगे? मीटेरॉइड कहेंगे। समझ में आया? उल्काश्म कहेंगे। और जैसे ही ये हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ये एंटर करेगा, जैसे ही एंटर करेगा तब इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसको कहेंगे मीटियोर, उल्का। क्यों? क्योंकि जैसे ही एंटर करेगा हमारे एटमॉस्फेयर में तो एटमॉस्फेयर में इतने सारे गैसेस हैं, उनके साथ में क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, और जिसके कारण उसमें आग लग जाएगा। क्योंकि फ्रिक्शन से हमेशा क्या निकलता है? हीट, टेम्परेचर ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसमें आग लग जाएगा। आप देख सकते हो, हाँ, ठंडी के मौसम में आप फ्रिक्शन, घर्षण करते हैं तो इतने स्पीड से आपका मीटेरॉइड जो है वो हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में आता है, तो गैसेस के चक्कर में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है, उसमें क्या लग जाएगा? आग लग जाएगा। ठीक है, और जब भी आग लगता है तो अपने पीछे वो धुआं छोड़ता है और ऐसा लगता है कि किसी ने तारे को गोली मार दिया, तारा वहां टूट के गिर रहा है, और वो तारा नहीं रहता। ठीक है, और धुआं छोड़ते हुए पीछे जाता है, जलते हुए वो आता है। ठीक है, तो ये उल्का है। क्या है? उल्का। मैक्सिमम जो उल्का है वो इसी मीजोस्फीयर, मध्य मंडल में ही आता है और उसी में नष्ट हो जाता है। लेकिन मान लो साइज बहुत बड़ा है, जलते 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 उसका साइज जो है बच गया मान लो, अब वो मीजोस्फीयर को क्रॉस कर गया, तो मीजोस्फीयर को क्रॉस करने के बाद समझ जाना कि वो अर्थ सरफेस में आके डायरेक्ट आके गिरेगा। ठीक है, अब मान लो आर्यन जो है कॉलेज जा रहा है अपना साइकिल में और उसी के सिर में आके वो जो उल्का है वो गिर गया, तो उसे उल्का नहीं कहेंगे। अगर वो सरफेस में आके गिर गया है तो उसके वो अवशेष है, पिंड है, उसे हम उल्का पिंड के नाम से जानेंगे, उसको हम लोग मीटेओराइट के नाम से जानेंगे। तो ये तीन शब्दावलियां है। ठीक है, इस बेल्ट में क्या मिलेगा? एस्ट्रॉइड मिलेगा। अगर ये अपना रास्ता चेंज कर लिया तो मीटेओराइट कहलाएगा, हमारे एनवायरमेंट में आ गया मीटियोर कहलाएगा, और धरती पे आ गया मीटेओराइट कहलाएगा। समझ में? ठीक है, तो मैक्सिमम जो काम होता है हमारा मीजोस्फीयर निपटा देता है मैक्सिमम लोगों को, लेकिन अगर साइज बड़ा है तो बेचारा क्या ही कर पाएगा? आर पर निकल के सीधा आर्यन के सिर में गिरेगा और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अपन कुछ नहीं कर सकते भाई, छत्तर आके आपको दे भी देंगे तो आर पार कर देगा छत्ते के। थर्मोस्फीयर। ठीक है, अगला लेयर है थर्मोस्फीयर। साथ तक यही चालू करने अपने को हो गया था, शुरू किए थे बस। मीजोस्फीयर में हम देखते हैं टेम्परेचर एक समय कांस्टेंट होता है, जिसका मतलब यह है कि लेयर चेंज और टेम्परेचर मीजोस्फीयर में लगातार कम होते रहते हैं। ओके, अब टेम्परेचर लगातार कम होने के बाद फिर से एक जगह कांस्टेंट हो जाएगा। अब जैसे ही टेम्परेचर एक जगह स्थिर हो गया, कांस्टेंट हो गया, हमको समझ में आ गया कि फिर से हमें लेयर चेंज करना है। लेयर चेंज हो गया, जहां से टेम्परेचर कांस्टेंट होना शुरू होता है वो हमारा सीमा पॉज, मीजोस्पॉज कहलाएगा। उसके बाद थर्मोस्फीयर में, नाम ही है थर्मोस्फीयर, तापमंडल, यहां अचानक से तापमान में वृद्धि होती है। टेम्परेचर जो है वो अचानक से वहां पर इंक्रीज होगा, नाम ही इसीलिए पड़ा है क्या? तापमंडल। टेम्परेचर अचानक से यहां पर इंक्रीज होगा। लेकिन एक खास बात यह है कि हम अगर आर्यन को यहां पर लाके छोड़ देंगे तो टेम्परेचर ज्यादा होने के बावजूद आर्यन को गर्मी नहीं लगेगी। अच्छी बात है। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा होने के बावजूद वहां पर हमें गर्मी नहीं लगेगी।
क्यों नहीं लगेगी गर्मी? क्योंकि जमीन से हम कितना ऊपर आ चुके हैं, बहुत हाइट में आ चुके हैं, और नीचे गैस का वॉल्यूम ज्यादा है, नीचे गैस का प्रेशर ज्यादा है। ऊंचाई तक जाते जाएंगे धीरे धीरे गैस खत्म होते चले जाता है, उसकी वॉल्यूम कम होते चली जाती है। इसलिए हाइट में थर्मोस्फीयर में जाएंगे तो गैस तो रहेगा, लेकिन गैस जो है बहुत ही कम रहेगा। इतना कम रहेगा कि जो गैस के जो एक एक मॉलिक्यूल है वो लगभग हो सकता है कि वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अपार्ट, यानी कि हजारों किलोमीटर, 100 किलोमीटर की दूर में भी एक एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपको दिखेंगे। इतना मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, टेम्परेचर ज्यादा है लेकिन मॉलिक्यूल दूर दूर मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल दूर दूर है, और दूर दूर है इसका मतलब जो एयर का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायु दाब है, वो बहुत कम है। वो तो दाब भी नहीं लगा रहा है, आर्यन मस्त वहां पर खड़ा हुआ है, लेकिन एक एक जो मॉलिक्यूल जो है ना वो बहुत दूर दूर है, वो तो प्रेशर भी नहीं लगा, टच भी नहीं कर रहे इसके बॉडी को। तो एयर प्रेशर तो बहुत कम है, प्रेशर लगा ही नहीं रहा है, इसलिए गर्मी कम लगती है। लगेगी कि नहीं? ओके। और दूसरी बात यह भी है कि उमस में ज्यादा गर्मी लगती है कि नौतपा में? उमस में ज्यादा गर्मी लगती है। ठीक है। उमस में ज्यादा गर्मी क्यों लगती है? आप अपने कमरे के अंदर में बैठो, मतलब एक टीना लगा दिया मैं, उसके अंदर बैठो जहां आपको धूप नहीं लग रही है, और एक मौसम है उमस वाला, ह्यूमिडिटी एकदम ज्यादा है, और दूसरा जो मौसम है कौन सा है? नौतपा वाला मौसम है। तो आपको ज्यादा गर्मी उमस वाले में लगेगा। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर जो है वो हीट एब्जॉर्बर है, वो हीट को सोख के रखता है, और इतना भारी मात्रा में एनवायरमेंट में वो ह्यूमिडिटी है, वाटर वेपर है, और आपकी स्किन वो टच हो रहा है तो एकदम कुछ ज्यादा ही चिपचिपा लगता है और ज्यादा ही हमें गर्मी लगती है। लेकिन इधर तो मॉलिक्यूल दूर दूर है, ये जो मॉलिक्यूल है, गैसेस हैं, वो एकदम हीट को स्टोर करके रखते हैं, लेकिन वो तो बहुत दूर दूर है, आपको गर्मी का एहसास होने देंगे भी नहीं इन लोग। इसलिए टेम्परेचर यहां पर ज्यादा होने के बावजूद आर्यन को गर्मी नहीं लगता। ठीक है। इसी थर्मोस्फीयर में आयंस बहुत सारे होते हैं। आयनोस्फीयर होता है, थर्मोस्फीयर में ही आयनोस्फीयर होता है। एक अलग से एक आपको मंडल दिखेगा जिसे हम आयन मंडल कहते हैं। ये जो आयन मंडल है ये पृथ्वी से लगभग 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई में हमें मिलेगा। 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई में मिलेगा। ठीक है। चलिए बताइए तो ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर की ऊंचाई, उसके बाद 80, उसके बाद अरे वो तो आयन मंडल का है, हम तो पढ़े थर्मोस्फीयर। ठीक है। शुरुआत तो ठीक है, पता है 80, लेकिन अंत हमें उतना अच्छे से क्लियर नहीं है, क्योंकि बाह्य मंडल आ जाएगा, फिर उतने अच्छे से इसका अंत जो है वो क्लियर नहीं है। आयन मंडल का जो है वो हमें पता है लगभग 80 से 400, इसी बीच में आयन मंडल वगैरह बीच में आएगा। थर्मोस्फीयर के आसपास ही आपको आयन मंडल देखने को मिलेगा। इसकी जो ऊंचाई है वो 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखने को मिलेगा। आयन मंडल, आयनोस्फीयर। क्यों नाम पड़ा है आयन मंडल, आयनोस्फीयर? क्योंकि यहां पर भारी मात्रा में हमें आयंस मिलते हैं। जो भी गैस है वो सारे गैस जो है, मैक्सिमम गैस अपने आयंस के फॉर्म में होते हैं। जैसे मैंने अभी ओजोन के लिए बताया था, जैसे ही बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली कड़कता है, तो बिजली के कड़कने से ऑन द लाइटनिंग ऑफ द क्या बोले, थंडर स्टॉर्म, वही बोलते क्या बिजली को? बिजली के कड़कना क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? है लाइटनिंग। अच्छा, एक ही शब्द है लाइटनिंग। तो जैसे ही बिजली कड़कता है, बिजली के कड़कने से जो ऑक्सीजन है वो दो भाग में टूट जाता है, O और O, यानी ऑक्सीजन जो है अपने आयंस फॉर्म में आ गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, आयंस फॉर्म में आ गया वो। वैसे ही अगर आप ऊपर अगर देखोगे कौन सा स्फीयर दिखेगा? थर्मोस्फीयर दिखेगा। यहां पर टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है। इसीलिए यहां पर जो भी आपको गैस दिखेगा वो अपने आयंस के फॉर्म में आपको दिखेगा, जो भी आपको गैस मिले।
नाइट्रोजन मिले या कोई भी गैस मिले, आपको आयंस के फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि टेम्परेचर वहां पर ज्यादा है। क्लियर है? ओके। कुछ पॉजिटिव आयन होते हैं तो कुछ नेगेटिव आयन होता है। बताओ तो ओ के लिए आयन क्या होगा? नेगेटिव आयन है ना ये, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या होगा? पॉजिटिव आयन है। क्लियर है? अब आयंस के फॉर्म में होते हैं, इसीलिए इस लेयर का नाम क्या रखा गया है? आयनोस्फीयर रखा गया है, या फिर आयन मंडल रखा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम अपने रेडियो वेव्स को यहां पर ट्रांसमिट करते हैं। रेडियो वेव्स को, रेडियो तरंगों को हम लोग यहां पर ट्रांसमिट करते हैं, और ये जो रेडियो तरंगे हैं ये इस आयन मंडल को पार करके उस पर नहीं जा सकती। मान लेते हैं ये बिल्डिंग जैसा कुछ आकृति में बना रहा हूं, जो कि नहीं बना अभी तक। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग में मैंने एक टावर रख दिया। यहां शंकर नगर में गया हो, दूरदर्शन टावर देखे हो? ये ले टावर तो यहीं से दिखता है, कहीं भी ब्रिज में चढ़ जाओ दूर दूर तक टावर दिखेगा। आज दूरदर्शन का टावर गए हो, देखे हो? दूर से दिखता है। मैं ऐसे चल रहा हूँ तो ये स्टैंड लेफ्ट साइड है, ऐसे चलूंगा तो ये राइट साइड। अरे नहीं, तो जैसे जब आप हुआ तब से आओ, हाँ, तो ब्रिज है और ब्रिज वहां से दिखता है कि वो लेफ्ट साइड में, पर जैसे जैसे ब्रिज करते जाते राइट को है। पहले के जमाने में, आप लोग तो अभी बच्चे हो, जेनजी वाले हो, आप लोग क्या जानोगे? पहले के जमाने में दूरदर्शन डीडी चैनल आता था, DD1, दूरदर्शन 1 और DD न्यूज करके। और पहले ऐसी एंटीना होता था, एंटीना पकड़ के घुमाते रहे, आया क्या सिग्नल। घरों के छत में, गांव गांव में एंटीना लगा हुआ होता था, ठीक है, पहले के जमाने में। अभी आप लोग क्या जानोगे? छतरी जानते हो? छतरी, हाँ, कम से कम वो तो दिख जाता है। पहले ऐसे एल्यूमिनियम का एक एंटीना हुआ करता था, और उसमें केवल वो सिग्नल कैच होता था, कौन सा? DD1 DD2 आ जाए, बस वही वाला। पहले DD1 कहते थे, और जो दूसरा जो था वो मेट्रो चैनल होता था पहले। ये मेट्रो चैनल बाद में कन्वर्ट हो गया न्यूज चैनल में, तो DD2 कहते थे पहले, बाद में फिर DD न्यूज नाम रख दिया गया, ठीक है। तो शुरुआती समय में केवल यही चैनल था, उसके बाद धीरे धीरे स्टार प्लस, दुनिया भर की चीजें आना चालू। ये सब विदेशी कंपनियां हैं, स्टार प्लस इंडिया का नहीं है, पता ही होगा आपको, ठीक है। सोनी इंडिया का नहीं है, नाम भले लगता है कि इंडिया जो है वो सोनी, लेकिन वो यहाँ का नहीं है, ठीक है। ये सब मैक्सिमम बाहर की ही कंपनियां हैं जो इंडिया में आके एंटरटेनमेंट का यहाँ पर काम करती है, ठीक है। मेरे ज़माने में तो पता नहीं, एक से एक सीरियल आता, शकला का बूम बूम, जानते हो? शकला का बूम बूम सुने हो ना? एक ऐसा जादुई पेंसिल होता था, जैसा जो बनाना चाहोगे वैसा बन जाता था, एक से एक सीरियल आता था, ठीक है। तो उस जमाने का मैं इंसान हूँ, मेरे दाढ़ी वगैरह भी पक गए होंगे, देख रहे होगे आप लोग, बुढ़ा गया हूं मैं। तो उस जमाने में एंटीना हुआ करता था, रेडियो सिग्नल्स ट्रांसमिट हुआ करते थे। सिग्नल, बारिश का मौसम आ गया तो फिर सिग्नल वहां पर गायब। आज भी छतरी वाले लोग जो लगाते हैं, जैसे ही बारिश का मौसम आता है सिग्नल नहीं मिलता, नो सिग्नल दिखाते हैं आजकल तो, ठीक है। आज भी वही सारी समस्याएं हैं। तो आज छतरी है, पहले के जमाने में एंटीना था। आज जो है आपके पास वाईफाई भी लगा दिए हैं, वाईफाई लग गया है और सीधा एक छोटा सा ट्रांसमीटर लगाते हैं जो सीधा सिग्नल ऊपर भेजता है। हमेशा हम सिग्नल ऊपर क्यों भेजते हैं? वो छतरी जो है हमेशा ऊपर क्यों रखते हैं? वही इसलिए क्योंकि ये मान लो माउंट एवरेस्ट है, यहां पर आर्यन का एक घर है और ऊपर में क्या लगा है? छतरी लगा है, और अंदर में, घर के अंदर में आर्यन जो है वो अपना मस्त एकदम मूवीज वगैरह देख रहे हैं। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? यहां एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है, ये ट्रांसमीटर जो है वो रेडियो वेव्स को ऊपर भेजता है। कौन सा वेव्स? रेडियो वेव्स को, रेडियो तरंगों को ऊपर भेजता है, और ऊपर मेसोस्फीयर के ऊपर में थर्मोस्फीयर आता है, जहां पर हमें आयनोस्फीयर देखने को मिलता है, आयन मंडल देखने को मिलता है। यही आयनोस्फीयर जो है इस रेडियो वेव्स को पार होने नहीं देता और इंसुलेटर के रूप में वहां पर काम करता है, और इस रेडियो तरंगों को वापस से रिफ्लेक्ट कर देता है
और वही रेडियो तरंगे फिर आर्यन के छतरी में जाता है और आर्यन आसानी से कोई मूवी देख पाता है। समझ में आ रहा है? तो आयनोस्फीयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल चार्ज वाला लेयर है, आयंस के फॉर्म में है, पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में। तो हमारे अर्थ सरफेस में हम जितने भी जो रेडियो वेव्स को हम ट्रांसमिट करेंगे ना, तो वहां पर जाएगा और रिफ्लेक्ट होके वापस हमारे अर्थ सरफेस में आएगा, ठीक है। तो यही जो रेडियो तरंगे हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद अलग अलग जगह जो है वो ट्रांसमिट होता है, क्योंकि ये वेव्स के फॉर्म में है। अब दुनिया में आर्यन का घर ऐसा तो है नहीं, हम सबका घर है, हम सब कहीं ना कहीं टीवी देखते हैं, तो हमारे टीवी तक यानी हमारे रिसीवर तक जो रेडियो सिग्नल आता है वो इसी के कारण आता है, मेसोस्फीयर थर्मोस्फीयर के कारण, क्योंकि थर्मोस्फीयर में क्या है, आयनोस्फीयर है, आयंस है, ठीक है। अब थर्मोस्फीयर में शुरुआती दौर पर टेम्परेचर जो कांस्टेंट रहता है, लेकिन अचानक से टेम्परेचर में रैपिड ग्रोथ होता है। क्यों रैपिड ग्रोथ होता है? क्योंकि इसके नीचे तक तो बहुत सारे आपको गैस मिल जाएंगे, ऊपर में गैसों की संख्या बहुत कम है, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैसेस आर वेरी लो, या फिर नेग्लिजिबल भी बोल सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स भी देखो ना 100 किलोमीटर की दूरी पे है। इसीलिए टेम्परेचर वहां पर आसानी से बढ़ना चालू होता है जैसे ही हम ऊंचाई तक जाते जाएंगे तो, ठीक है, क्योंकि सन से बहुत सारे रेडिएशंस आ रहे हैं और उन्हीं रेडिएशन के कारण, सन रेज के कारण टेम्परेचर वहां पर धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाता है, ठीक है। थर्मोस्फेयर में एक अच्छी बात यह है कि हमारा आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहीं पर मौजूद है। जानते हो आईएसएस के बारे में? ठीक है, आईएसएस सुने हो? आईएसआईएस सुने हो? दोनों सुने हो? हाँ, तो मैं आईएसएस के बारे में बात करूंगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ओके, मान लो यहां पर कोई सैटेलाइट वगैरह है, सैटेलाइट है, सैटेलाइट पूरा पृथ्वी के गोल गोल परिक्रमा पूरा कर रहा है और आपको उस सैटेलाइट में कुछ खराबी आ गई, आपको सैटेलाइट को थोड़ा बनाना है, तो बीच में हमने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्टैब्लिश करके हमने रखा है। यहां से जाओ, वहां पर आप आसानी से महीने भर, 1 महीना, 2 महीना, 10 महीने तक वहां पर आप आसानी से रुक सकते हो। रुकने के बाद आपको जो काम करना था उसको ठीक करना है, अगल बगल ठीक करना है, या इसी में कुछ खराबी आ गया, आप वहां पर मस्त आसानी से रुक सकते हो। रुकने के बाद फिर वापस आप आ सकते हो। तो इसके लिए एक अलग से हमारे साइंटिस्टों ने एक जगह बनाया है जिसे हम लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नाम से जानते हैं। रात के समय नंगी आंखों से ऊपर में अगर आप देखोगे तो रोज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक तारे के जैसे दिखता है और ऐसे घूमते हुए दिखता है, आपको दिखेगा घूमते हुए, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा दूर नहीं है, बहुत चमकीला है, ये चमकता है और तारे के जैसे ऐसे मूव करते हुए हमें रोज दिखता है। कभी कभार 2 बार चक्कर लगाते हुए हमें दिख जाते हैं कभी कभार। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी हमें इस थर्मोस्फीयर में देखने को मिलेगा। आईएसएस जो है इसी थर्मोस्फीयर में देखने को मिलेगा। बहुत सारी जो सैटेलाइट है, आपने ये सुना होगा लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, लियो सैटेलाइट, सुना हो क्या? ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट में इसको आप अच्छे से डिटेलिंग करोगे। सैटेलाइट जो है वो बहुत प्रकार के होते हैं, पोलर सैटेलाइट होते हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट होते हैं। लोअर अर्थ ऑर्बिट वाले सैटेलाइट LEO जो सैटेलाइट होते हैं, यानी अर्थ के लोअर ऑर्बिट में ये घूमते हैं। तो जो लोअर अर्थ ऑर्बिट वाले जो सैटेलाइट होते हैं वो इसी थर्मोस्फीयर में ही घूमते रहते हैं। यही सैटेलाइट होगा, यहीं पर इन लोग घूमते रहेंगे, ठीक है। और कुछ कुछ सैटेलाइट ऐसे होते हैं जो थर्मोस्फीयर के ऊपर में जो एक्सोस्फीयर बाह्य मंडल आता है वहां पर सैटेलाइट आपको घूमते हुए दिखेगा, ठीक है। तो कुछ सैटेलाइट थर्मोस्फीयर में भी दिखता है, तो कुछ सैटेलाइट जो है वो इसके बाहर यानी कि एक्सोस्फीयर बाह्य मंडल में भी हमें सैटेलाइट देखने को मिलेगा। तो सैटेलाइट वगैरह इसी थर्मोस्फीयर से दिखना चालू होगा और हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन थर्मोस्फीयर में हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। चाइना अपना अलग से ISS बना के रखा हुआ है, अमेरिका अपना अलग से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना के रखा हुआ है। इंडिया क्यों पीछे रहे? इंडिया भी जो है वो 2036 तक अपने खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्थापित करने वाला है।
ठीक है, हम क्यों पीछे रहे? हमारा खुद का भी एक अपना होना चाहिए। हम कब तक दूसरे के ऊपर निर्भर रहे? आने वाले समय में लड़ाइयां जो होगी वो याद रखिएगा तलवारों से बंदूकों से नहीं होगी। अभी आपने देखा कोविड-19, अभी इसी हफ्ते की रिपोर्ट में मैं न्यूज पेपर में पढ़ रहा था, तो अमेरिका की जो एक फॉर्मर साइंटिस्ट जो है उसने खुलासा किया है कि हम फंडिंग किए थे चाइना के लैब में, और चाइना के लैब में फंडिंग करने से वहां पर चमगादड़ का जो वायरस होता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की वो कोशिश कर रहे थे, बट वहां से वो लीक हो गया और पूरे दुनिया में तबाही मचाया। ये जानबूझकर किया गया था, वो ऐसे साइंटिस्ट का मानना है, जो अमेरिकन साइंटिस्ट थी, वो जो अभी रिटायर हो चुकी है। उसने अभी मैंने पढ़ा है 3-4 दिन पहले, ठीक है। तो पूरे विश्व को अगर आपको हराना है, पूरे विश्व की इकोनॉमी को अगर आपको ठंडा रखना है, तो जरूरी नहीं कि हथियार इस्तेमाल किया जाए। आप ऐसी ही एक पेंडेमिक ला दो, महामारी ला दो, सामने वाला देश ऐसे ही पूरा देश क्या पूरी दुनिया जो है वो तबाह हो सकती है। लड़ाई करने का एक अच्छा तरीका है, ठीक है, जिसे जैविक लड़ाई के नाम से अपन जानते हैं, जैविक लड़ाई। ओके, लड़ने का जरूरत नहीं है, कोई बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही कर दो। लड़ाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका यह होता है कि उस कंट्री के इकोनॉमी को डाउन कर दो, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो कंपनी धीरे धीरे अपने पतन की ओर निकल जाएगी। ना युद्ध करने की जरूरत पड़ी, ना कुछ करने की जरूरत पड़ी, वो पूरा कंट्री जो है वो धीरे धीरे खत्म। लड़ने की जरूरत नहीं है, या तो उसके इकोनॉमी को कंट्रोल कर लो, या तो आप वहां साइबर अटैक कर डालो, वहां के जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी साइट्स वगैरह हैं, काम करने का पूरा सिस्टम है, वहां पर अटैक कर डालो, वहां का पूरा सामान, वहां का पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है लड़ाई करने का, ठीक है। ये भी एक तरीका है, पानी के रास्ता को बंद कर दो। अभी देखेंगे, अभी तो इंडियन ज्योग्राफी शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो बेसिक ज्योग्राफी चल रहा है, मेंस ओरिएंटेड पूरा काम चल रहा है अभी तो, ठीक है। अभी एक्चुअल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी आना बचा हुआ है, समझ में। अभी इंडिया का कहीं पर नाम सुने हो क्या? नामो नहीं सही, इतना दिन हो गया आपको पढ़ते हुए, अभी आएगा, बेसिक चीजें चल रही है अभी। तो लड़ाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। हमारे इंडिया से एक नदी जाता है, इंडस, सिंधु नदी, जम्मू कश्मीर से सीधा कहां गया? पाकिस्तान। अब पूरा पाकिस्तान बेचारा निर्भर है सिंधु नदी से, और हम यहां पर डैम बना के रखे हुए। अगर हम 2-3 डैम बना के और रख लें तो पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा। तो हम जो चाहते हैं कि एक हफ्ते तक हम उनको पानी सप्लाई ना करें, पूरा पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा। और अचानक से हम अपने ही डैम को हम उड़ा देंगे और बोल देंगे पाकिस्तान वाले लोगों ने उड़ाया है, और एक साथ पूरा पानी अब जाएगा कहां पर? पाकिस्तान में। जो प्यास से मरे थे अब पूरा बाढ़ में अगले दिन पूरा अरब सागर में सब देखने को मिलेंगे। लड़ाई करने के बहुत सारे तरीके हैं बिना हथियार के। वैसे ही एक तरीका यह है कि सारे कंट्री अपने अपने सैटेलाइट को कहीं ना कहीं स्टैब्लिश किए हैं, सब के सब अपने सैटेलाइट को कहीं ना कहीं स्टैब्लिश किए हैं। तो लाख गुना अच्छा है कि उनके कम्युनिकेशन सैटेलाइट को यहां से एक रॉकेट मारो, बूम, उड़ा दो। अगर अमेरिका वाला हमारे इंडिया के सैटेलाइट वगैरह को उड़ा दिया, हम पर आक्रमण नहीं किया, वो हमारे सैटेलाइट को उड़ा दिया, हमारा इंटरनेट बंद, हमारा वेदर फोरकास्टिंग बंद, हमारे बहुत सारे सिक्योरिटी वाले जो इंफॉर्मेशन हमें मिलते हैं वो बंद, हर चीज ठप हो जाएगा। अब इंटरनेट ही नहीं चलेगा तो समस्या आ जाएगी फिर। हालांकि इंटरनेट चलने का एक रास्ता ये तो है ही, एक रास्ता समुद्रों के से भी है, लेकिन बहुत सारी समस्याएं हो जाएगी आने वाले समय में। ये जो सैटेलाइट वगैरह हम लॉन्च करते हैं ना, इन्हीं सैटेलाइट में बहुत सारे मिसाइल्स वगैरह इंस्टॉल कर लेंगे। बस एक ठोक बटन दबाएंगे, यहां से रॉकेट निकला, मिसाइल निकला, जिस देश में आक्रमण करने, बूम। ये आप एवेंजर्स मूवी में ज्यादा देखते हैं, या हॉलीवुड मूवी में ज्यादा देखते हैं। एक ठोक यहां पर बटन दबाए, सैटेलाइट ऊपर घूम रहा है, वहां पर आपको क्या मिलेगा? मिसाइल्स वगैरह, रॉकेट वगैरह मिलेगा, वहीं से पूरा लॉन्चिंग। और जिस भी कंट्री में डालना है सीधे डाल दो, खत्म। रेडार फेडार जब तक उसको डिटेक्ट करेगा तब तक गया कंट्री पूरा। न्यूयॉर्क पे कुछ आक्रमण मतलब दुनिया पे हमला, बाकी किसी जगह पड़ोसी शहर में हमला नहीं होता, न्यूयॉर्क में ही हमला होता है और बोलते हैं कि दुनिया में हमला हो गया। खैर छोड़ो। तो याद रखिएगा, लड़ाई झगड़ा करने का हमेशा तलवार या बंदूकों से ही नहीं होता, बहुत सारे टेक्निकें होते हैं किसी दुनिया को या किसी देश को अगर बर्बाद करना है तो, ठीक है। यहां पर हमें अरोरा भी मिलता है। क्या मिलता है?
एरोरा, एरोरा क्या मिलेगा? ठीक है, अरोरा भी मिलता है। सरने होता है क्या? वो अरोड़ा होता है, अरोड़ा, एरोरा। ये अरोरा जो है इसी थर्मोस्फेयर में हमें देखने को मिलता है। अरोरा समझते जानते हो क्या है? ये जेलीफिश नहीं है, ये एक प्रकार का चमकीला आसमान है। रात के समय आसमान चमकता है। ये देखो, ऐसे आसमान ऐसे चमकीला चमकीला आपने देखा होगा, रंग बिरंगा आसमान। नहीं देखा? यहां नहीं दिखता ना, कहां से देखोगे? अरे आपने देखा होगा, कहने का मतलब है कि YouTube में, वीडियोस में, रील्स, शॉर्ट्स वगैरह में, ठीक है, शॉर्ट्स तो आप लोग ऐसे चलाते ही होंगे। पढ़ने के लिए बैठे, चलो 1 मिनट में मोबाइल चला लेती हूँ, 1 मिनट से 1 घंटा कैसे कन्वर्ट हो जाएगा पता नहीं चलेगा। आसमान ऐसे रंग बिरंगा दिखता है, चमकीला आसमान आपको दिखेगा, ठीक है, ऐसा देखिए वीडियो वगैरह में, ठीक है। हाँ, वो तो पूरा यकीन है मुझे, आप लोग नॉर्वे स्वीडन अभी गए नहीं हो तो वहां देख लेते, वहां पर ज्यादा दिखता है। हाँ, नॉर्दर्न लाइट्स बोलते हैं उसको अपन। तो नॉर्वे, स्वीडन, ये सारे कंट्रीज में ये अरोरा दिखता है। रात में पूरे चमकीला आसमान हमें दिखेगा। ये बादल वगैरह नहीं होते, ठीक, क्या होते हैं मैं बता रहा हूं। ये हमारा सन है, सूर्य से बहुत सारे सोलर फ्लेयर निकलते हैं। सोलर फ्लेयर कहने का मतलब है ये जो आपको बवंडर ऊंचाई में दिख रहा है, यही बवंडर जो है इसको अपन सोलर फ्लेयर कहते हैं। यही जो है वो आगे बढ़ते जाता है और आगे बढ़ते बढ़ते सोलर विंड में कन्वर्ट हो जाता है। सोलर फ्लेयर और सोलर विंड, विंड का मतलब क्या होता है? विंड क्या होता है जी, अंग्रेजी मीडियम वाले? व्हाट डू यू मीन बाय विंड? एयर और विंड में अंतर क्या है? हाँ, मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज विंड। सोलर फ्लेयर्स, अगर आप सूर्य को देखोगे, मोबाइल में बोल रहा हूं मैं, ऐसे घूर के मत देख जाना, सर देखने बोले हैं और अगले दिन आके अंधे होके आ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सूर्य से उसके सतहों में अगर सरफेस में अगर देखोगे बहुत सारे से ब्लास्ट होते रहते हैं। तो ब्लास्ट होता है तो उसके बहुत सारे क्या बोलना चाहिए, प्लाज्मा जो है वो पूरे आसपास के एनवायरनमेंट में फैल जाता है, जिसे हम लोग सोलर फ्लेयर के नाम से जानते हैं। और वो विंड की तरह, पवनों की तरह वो सूर्य से लेकर हमारे पूरा अर्थ तक आता है। क्योंकि हमारे अर्थ के पास अपने खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अर्थ के पास खुद का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। और आप सबको पता होगा कि ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और ये हमारा मैग्नेटिक साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में यही जो सोलर फ्लेयर या सोलर विंड जो है ये ट्रांसफर होते हुए आता है। तो पहली बात तो ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे ही सोलर फ्लेयर आएगा तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड उस सोलर फ्लेयर से हमारी रक्षा करता है। समझ में आ रहे? ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, इन्हीं सोलर विंड से हमारी रक्षा करने का काम करता है। अगर ये सोलर विंड जो वहां पर ब्लास्ट हुआ है उसकी जो प्लाज्मा हमारे अर्थ तक अगर पहुंच जाए तो भारी भरकम हमको नुकसान होगा। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड उससे हमारी रक्षा करता है। समस्या ये है कि ये जो विंड है वो तो कहीं से भी जा सकती है, ऊपर से भी आ सकती है, नीचे से भी आ सकती है। आए समझ में? और हमारा मैग्नेटिक फील्ड कमजोर कहां होता है? इसी नॉर्थ और साउथ पोल में होता है, कमजोर हिस्सा होता है। तो यही जो सोलर फ्लेयर जो है, जैसे ही हमारे नॉर्थ पोल वाला मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही एंटर करता है तो जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं और जो सोलर फ्लेयर वगैरह है, दोनों आपस में यहां रिएक्ट करके एक लाइट जनरेट करते हैं। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें से लाइट निकलता है, ठीक है। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस वगैरह। या बीएससी केमिस्ट्री वाले कोई है क्या यहाँ पर? कोई हाथ नहीं उठाएगा, मेरे को पता है, ठीक है। अब चूंकि सोलर फ्लेयर जो है अगर डायरेक्ट यहां से आ रहा है तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड उसको रोक लिए, लेकिन जैसे ही ऊपर से नॉर्थ पोल जो है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, वो थोड़ा कमजोर हिस्सा है, तो वहां पर जैसे ही सोलर फ्लेयर आएगा तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड से जैसे ही टकराएगा तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, आयंस वगैरह वहां मौजूद होते हैं
जिसके कारण एक केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन से फिर वो लाइट जनरेट होता है। नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में हमें एरोरा, ये देखो चमकीला लाइट हमें इस प्रकार का देखने को मिलता है, एरोरा, समझ में आए? ठीक है, तो ये चमकीला लाइट देखने को मिलता है। तो ये क्या है भैया? नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। गलत, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेटिक साउथ पोल है, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल, ये हमारा अर्थ है जो बिल्कुल नहीं दिख रहा, दिखा अभी? छोड़ो जी, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? अर्थ है। मानना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। यह हमारा पृथ्वी है, अर्थ है, जो कि कितना झुका हुआ है? 23.5 अंश झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। क्लियर है? तो यह हमारा एक्सिस है, तो यह हमारा जियोलॉजिकल नॉर्थ पोल है और यह हमारा जियोलॉजिकल या जियोग्राफिकल साउथ पोल है। ठीक है, यह हमारा जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है और यह हमारा जियोग्राफिकल साउथ पोल है। यह जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल है। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल अलग होता है। अर्थ जो है वो मैग्नेट की तरह काम करता है। आप सबको पता होगा, जब हम मैग्नेट जो इस्तेमाल करते हैं वो मैग्नेट निकल, कोबाल्ट, आयरन, इन सब चीजों से, ये जो हैवी मेटल होते हैं इनसे वो मैग्नेट बनता है। अब चूंकि हमारा जो अर्थ है, अर्थ के ठीक बीचों बीच में जो कोर है, कोर में सब हैवी मेटल्स अरेंज्ड है और हैवी मेटल में आयरन, कोबाल्ट, निकल, यही हैवी मेटल हमारे कोर में प्रेजेंट है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि कोर भी दो टाइप का होता है, एक होता है इनर कोर और दूसरा होता है आउटर कोर। आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड। आंतरिक क्रोड जो होता है, इनर कोर जो होता है, वो कैसा है? सॉलिड फॉर्म में है। और जो आउटर कोर है वो क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। और ये लिक्विड फॉर्म में है, यहां पर आपके पास निकल है, कोबाल्ट है, आयरन है, ये सारी चीजें यहां पर मौजूद है। ओके, ये सारी चीजें यहां पर मौजूद है, लिक्विड फॉर्म में है। और ये लिक्विड फॉर्म में है तो हमेशा ये क्या कर रहा है? फ्लो, हमेशा कहीं ना कहीं ये फ्लो कर रहा है। और जब भी ये फ्लो करेंगे तो इनमें से करंट जनरेट होता है। समझ में आ रहा है? जब ये फ्लो करते हैं तो फ्लो करने से करंट प्रोड्यूस होता है। करंट किसे कहते हैं? फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट। करंट किसे कहते हैं? फ्लो ऑफ चार्जेस। आवेशों का जो गति होता है, जब आवेश जब गति करते हैं तभी जो है वहां से करंट बनता है। ठीक है, करंट क्या होता है? सीधा हाथ डाल के देख लो सर, उसमें पता लग जाएगा करंट क्या होता है। तो ऐसे टाइप का डेफिनेशन मेरे को नहीं चाहिए। करंट जो है जब तक फ्लो नहीं होगा तब तक करंट नहीं बनेगा। तो हमारे आउटर कोर में जो लिक्विड फॉर्म में है, यहां पर निकल, कोबाल्ट, आयरन, ये सब हैवी मेटल जो है यहां पर फ्लो कर रहे हैं, तो इनके फ्लो के कारण यहां पर करंट जनरेट होता है और करंट के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड, खींचने वाली शक्ति। हाई टेंशन लाइन जो होता है वहां पर अगर आप जाओगे तो हमेशा लोग बोलते जा रहा पास मत जाओ, चिपक जाओगे। या बिजली का कभी भी हम काम करते हैं तो एकदम खुले पर काम नहीं करना चाहिए, बोलते ऐसा है कि हम चिपक जाते। यानी करंट के पास अपना खुद का क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो जब गोल घूम रहा है इसी के कारण इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। और आप ऊपर कुछ भी चीज फेंको हमेशा कहां आएगा? नीचे आएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसके पास। और मैग्नेट का अपना खुद का नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। समझ में? मैग्नेट का अपना खुद का नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा, इसीलिए हमारे अर्थ का अलग मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। हम जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं वो ग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, जियोग्राफिकल। लेकिन मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्सिस है, अक्ष है, यहां पर हमारा जियोलॉजिकल या जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है और ये हमारा एक्सिस के अकॉर्डिंग जियोग्राफिकल साउथ पोल है। लेकिन मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल जो है वो एक्सिस के ऊपर डिपेंड नहीं करता और ये हमेशा खिसकते रहते हैं। समझ में आ रहा है? ये हमेशा खिसकते रहते हैं।
अभी कनाडा, कनाडा जानते हो, कनाडा, कनाडा, अभी कनाडा जो है हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है ना, याद रखना, कनाडा हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। ओके, कनाडा हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, और हमारा जो सदर्न ओशियन है, दक्षिणी महासागर है, जो अंटार्कटिका के ठीक ऊपर है, वो हमारा मैग्नेटिक साउथ पोल है वो। ओके, तो हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ अलग होता है, और हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ अलग होता है। और सबसे खास बात ये होती है, ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है मैग्नेटिक वाला, ये डिपेंड करता है अंदर में जो लिक्विड जो घूम रहा है, ये जैसे जैसे घूमेगा हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल वो भी इधर उधर मूव करते जाएगा। 2020 में ये पता लगाया गया कि हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है वो खिसकते खिसकते मात्र 5 सालों में, आने वाले 5 सालों में खिसकते खिसकते वो साइबेरिया में आ जाएगा। रशिया का जो साइबेरिया इलाका है वहां आ जाएगा। ओके, तो कनाडा से हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल धीरे धीरे खिसकते खिसकते रशिया के साइबेरिया में वो आने वाला है। ओके, जैसे ही वो रशिया के साइबेरिया में आएगा वैसे ही आपका जो साउथ जो पोल होगा मैग्नेटिक साउथ पोल, वो आपके तंजानिया वाले देश के आसपास आएगा। तंजानिया मतलब ऑस्ट्रेलिया की जो निचला जो एक देश है, तस्मानिया, सॉरी तंजानिया बोल रहा हूं मैं, तस्मानिया कंट्रीज में साउथ पोल वहां शिफ्ट होके आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ अलग होते हैं, और जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग होते हैं। और यहां हम जो बात कर रहे हैं वो अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल के बारे में हम बात कर रहे हैं। नॉर्वे, स्वीडन, इन जगहों में अगर आप जाओगे, उम्मीद करता हूं आप जाओ, जहां पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होते हैं, आप जाइए, घूम के आइए, तो वहां पर आपको इस प्रकार के एरोरा वगैरह दिखाई देंगे। क्लियर है? तो ये सारे जो एरोरा वगैरह वाली जो चीजें हैं वो हमारे थर्मोस्फीयर में होता है। अब हम बात करते हैं एक्सोस्फीयर के बारे में। ठीक है, एक्सोस्फीयर, बाह्य मंडल। एक्सोस्फीयर जो है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपरी परत है, इसके ऊपरी परत कोई और है ही नहीं। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर है ये, और ये लगभग आयन मंडल के ऊपर 800 किलोमीटर की ऊंचाई से लगभग चालू होता है। ठीक है, एक्सोस्फीयर कब चालू होगा? लगभग 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ओके, 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर चालू होता है आयन मंडल के ऊपर में, और ये खत्म कब होता है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि यहां पर कोई गैस नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी हवा वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। ये कब खत्म होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कब खत्म होंगे, ये किसी को पता नहीं। धीरे 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 ये अनंत जो अंतरिक्ष है और जो वैक्यूम है वो उसमें मिल जाता है। वैक्यूम की स्पेलिंग क्या है? गलत लिखा हो क्या? सही है ना? वैक्यूम की स्पेलिंग ये है VACWM। डबल सी आता है क्या? गलत लिख दिया क्या ना? ऐसे पढ़ो ना? हाँ, तो ये गलत है। बहुत सारे पुस्तकों में आपको गलतियां दिखेगी, बहुत सारे पुस्तकों में आपको ऐसे ही डबल सी दिख जाता है। क्यों? अरे डबल यू हम आज तक पढ़े नहीं है तो कैसे होगा करके कोई लिखता नहीं, जबकि वास्तविकता यही है। वैक्यूम की स्पेलिंग जो है, देख लिए, सर्च मान लिए, कौन सा है? मैं वही चीज बताऊंगा जो ऑथेंटिक है। जो मुझे नहीं पता वो मैं यहां पर ज्ञान नहीं दूंगा। मैं जो नहीं पता वो क्यों दूं, मैं गलत क्यों पढ़ाऊं? तो एक्सोस्फीयर में मतलब हम बाहर जब जाते तो वैक्यूम है, और वैक्यूम है तो कहां पर जाने से वैक्यूम मिलता है ऐसा हम कभी नहीं बता सकते। बाह्य मंडल जो है वो धीरे 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 कब वैक्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा, कब हम स्पेस में पहुंच जाएंगे, हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो बाह्य मंडल जो है वो लगभग 800 किलोमीटर से चालू होता है, कहां तक गया है ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता। ओके, धीरे धीरे वैक्यूम जो है वहां पर आना चालू। वैक्यूम की स्पेलिंग देख लेना, VACWM होता है। बहुत सारे पुस्तकों में VACCUM लिखाता है, क्योंकि वो गलत है। ऑथेंटिक पुस्तक अगर लोगे, बुक्स अगर लोगे तो सही जानकारी आपको देखने को मिलेगा।
वो कैप्स वगैरह भी सही लिखाता है, ग्रामर भी उसके सही होते हैं। ग्रामर का स्पेलिंग भी आपको नहीं पता होगा, ये भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ग्रामर की स्पेलिंग AR, पक्का? हाँ, AR होता है गधेड़ो, इसलिए बोल रहा हूँ अंग्रेजी मीडियम वाले हो के भी आपको अंग्रेजी नहीं आता। ये तो कॉन्टेक्स्ट उसका है ना कि आप ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो कर रहे हैं या अमेरिकन कर रहे हैं, दोनों में स्पेलिंग सेम है। नहीं जैसे ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो लोग एकदम नियम कायदे को फॉलो करते हैं और अमेरिकन लोग नहीं करते, क्या फर्क है? लेकिन दोनों में स्पेलिंग यही है। जैसे कलर वगैरह का स्पेलिंग अलग अलग होता है, हाँ, चीज का अलग, मैं मान रहा हूं, मैं अभी फिलहाल ग्रामर के बारे में बात कर रहा हूं। ग्रामर में ना स्पेलिंग यही है। ऑब्वियस है, अमेरिका में ब्रिटिश लोग जो है वो COLOUR कहते हैं, और अंग्रेज नहीं, अमेरिका के लोग, उनको शॉर्टकट चाहिए, अपन काहे को उतना लिखे, हम लिखेंगे क्या, कलर COLOR, हम तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग क्या होती है? लेफ्टिनेंट ये लेफ्टिनेंट है ना? हाँ, मेरे बड़े पापा भी हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं। ये लेफ्टिनेंट लिखा हुआ है, लेफ्टिनेंट, कहीं भी एफ नहीं है। कर्नल में भी आर नहीं होता, COL कर्नल लिखूं मैं, कर्नल, ये ले कर्नल लिखा हूं, दिखेगा ही नहीं यार इसमें कभी, ठीक है। और ये पूरा ताम झाम जो करने वाले लोग हैं कौन है? अंग्रेज। और हम किसकी औलाद है? अंग्रेज की औलाद है, क्योंकि यहां पर अंग्रेज लोग कब्जा करके गए थे, तो उनकी जो इंग्लिश है हमने जो करते हो फॉलो कर लिया। अभी मोबाइल वगैरह और ये कम्युनिकेशन बढ़ने के कारण हम अमेरिका इंग्लिश जो है उससे ज़्यादा हम प्रभावित हुए हैं, ठीक है। तो अब हम बहुत सारी चीज़ों को अब शॉर्टकट में निपटाते हैं। अमेरिका इंग्लिश जो है एकदम शॉर्टकट में, आई वॉन्ट टू गो, आई वाना गो, ठीक है। आई हैव टू ईट, आई हैव टू ईट, ठीक है। मतलब अमेरिका का जो इंग्लिश है एकदम शॉर्टकट इंग्लिश है, ओके। अच्छा, इंग्लैंड के ऊपर में एक देश है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का जो इंग्लिश है वो बहुत ही खतरनाक इंग्लिश है, वो खुद अंग्रेज नहीं समझ सकते उसकी इंग्लिश को, इतनी स्पीड बोलते हैं उन लोग, इतना शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, देखना यूट्यूब वगैरह में देखना आप लोग, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया तो अलग ही है। ऑस्ट्रेलिया पता ही होगा ना कौन सा देश है? चोरों का देश, गुलामों का देश, वहीं पर जाके सबको पटक देते थे। यहां पर टेम्परेचर जो है वायुमंडल में वैक्यूम, ग्रामर हो गया, ग्रामर की स्पेलिंग समझ में आ गया, आप लोगों को नहीं आती, ठीक है। यहां पर जो टेम्परेचर है वो लगातार क्या हो जाएगा? इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। तापमान जो है वो लगातार धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। क्यों? वो इसलिए बढ़ेगा क्योंकि ना ही यहाँ पर एयर है, ना ही कोई कुछ है। ऊपर से जो जितने भी जो सन रेस या सन के जो रेडिएशन आ रहे हैं वो डायरेक्ट इसमें टकरा रहे हैं, कोई रोकने वाला भी नहीं है। जबकि सन रेस नीचे आते आते तक कितने सारे लेयर को ट्रांसफर होते हुए आ रहा है, बहुत सारे लेयर उसको एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, तो इसलिए हमारे अर्थ तक बहुत ही कम सोलर रेडिएशन पहुंचते हैं। और यहाँ तो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन पहुंच रहा है, इसीलिए बाह्य मंडल का जो तापमान है वो बहुत ही ज्यादा रहेगा। क्लियर है? ठीक है। हमें एक्सोस्फीयर में क्या मिलेगा? कौन सा गैस मिलेगा? एक्सोस्फीयर में एकदम बेसिक गैस मिलते हैं, बेसिक एटम मिलते हैं, और वो है हमारा हीलियम और हाइड्रोजन। ठीक है। ये इतने पतले होते हैं कि कभी कभार हमारे अर्थ से लीक होके वो बाहर निकल जाते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम जो है ना वो बेसिक एटम होता है। ये इतने छोटे हैं, इतने बेसिक हैं कि ये हमारे अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसमें से लीक होके पूरा वैक्यूम में निकल जाता है, एस्केप हो जाता है, भाग जाते हैं। हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें इस परत से अंतरिक्ष में प्रवाहित हो जाती है। तो सोचो धीरे 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 होते होते हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो लगातार भागते जा रहे हैं। भाग गया, अर्थ को छोड़ के इन लोग भाग गए। ठीक है। ये जो परत है धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है, इसलिए इसका एंडिंग पॉइंट हमें बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। और हम कह सकते हैं ये जो एक्सोस्फीयर है वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर और जो आउटर स्पेस है उसके बीच का ये ट्रांजिशन जोन है। इसके बीच का ये ट्रांजिशन जोन है, हम संक्रमण क्षेत्र है हम बोल सकते हैं।
मैक्सिमम जो सैटेलाइट वगैरह होता है वो सैटेलाइट हमको इसी स्पेस में हमको देखने को मिलेगा, एक्सोस्फीयर में। ठीक है, यहां पर भी मिलेगा आपको थर्मोस्फीयर में, लेकिन यहां पर लोअर अर्थ ऑर्बिट वाले आपको सैटेलाइट देखने को मिलेगा, और मैक्सिमम सैटेलाइट आपको कहां देखने को मिलेगा, एक्सोस्फीयर में देखने को मिलेगा। अगर एग्जाम में आएगा कि कौन सा लेयर में सैटेलाइट हम स्थापित करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए एक्सोस्फीयर। मैक्सिमम सैटेलाइट हम यहीं पर स्टैब्लिश करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। समझ में आ रहा है? थर्मोस्फीयर में भी सैटेलाइट होते हैं, लेकिन लोअर अर्थ ऑर्बिट वाले सैटेलाइट होते हैं। ओके, तो ये हमारा आज का क्लास खत्म होता है। हमने अर्थ के बहुत सारे लेयर्स को देखा। शुरुआत स्पीड इसलिए लगा होगा आप लोगों को क्योंकि वो रिवीजन था, पिछले क्लास में हम पढ़े थे। सबसे पहले आपका क्षोभ मंडल आता है, ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर में स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, उसके ऊपर में मीजोस्फेयर मध्य मंडल, उसके ऊपर में ताप मंडल थर्मोस्फेयर, और उसके ऊपर में बाह्य मंडल एक्सोस्फीयर। एरोरा की घटना कौन से लेयर में होती है? थर्मोस्फेयर में होती है। एरोरा की जो घटनाएं हैं वो थर्मोस्फेयर में होती है। मौसमी घटनाएं, वेदरिंग फेनोमेना कहां होता है? क्षोभ मंडल में। एरोप्लेन कौन से मंडल में जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर में जाता है। ठीक है, ओजोन लेयर कौन से स्फीयर में है? स्ट्रेटोस्फेयर। आयनोस्फीयर कौन से लेयर में है? थर्मोस्फेयर में है। ठीक है, कौन कौन से लेयर ऐसे हैं जहां पर ऊंचाई पर जाने से टेम्परेचर डिक्रीज होता है? क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर है, और दूसरा मध्य मंडल मीजोस्फेयर है। बहुत सारे जो मीटरॉइड्स हैं, मीटरॉइड, वो कहां पर भस्म हो जाते हैं? मीजोस्फेयर में ही जाके नष्ट हो जाते हैं। ये रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट, रिफ्लेक्ट करने का काम कौन सा लेयर करता है? आयनोस्फीयर करता है। क्लियर है? आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कौन से लेयर में है? थर्मोस्फेयर में है। ठीक है, ओजोन लेयर किससे हमारी रक्षा करता है? यूवी रेस से, अल्ट्रावायलेट रेस से रक्षा करता है। इसीलिए समताप मंडल में अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, थर्मोस्फेयर में तापमान बहुत ज्यादा है, फिर भी आर्यन को गर्मी वहां पर नहीं लगेगी। क्यों? एयर प्रेशर बहुत कम है, और जो गैस के जो मॉलिक्यूल है वो भी बहुत दूर दूर में है। ठीक है, तो यहां से इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं मेंस के लिए, तो और अच्छा खासा क्वेश्चन बनेगा। इसको आप डेली पढ़ते जाइएगा। कल हम हीट बजट देखेंगे, ऊष्मा बजट। ठीक है, अब मैं इकोनॉमी नहीं पढ़ा रहा हूं, इकोनॉमी में बजट आपको दिखेगा, लेकिन ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में भी बजट दिखेगा आपको। तो कल हम बजट पढ़ेंगे। ठीक है, हीट बजट। ओके, बाकी ये चीजें कभी भूलना नहीं, एग्जाम में पूछता है। इयन, हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, फेनेरोजोइक, एरा, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सिनोजोइक, पीरियड, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्शरी, क्वाटरनरी, तृतीय कल्प, चतुर्थ कल्प, इपोक, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लिस्टोसीन, होलोसीन। पुट एग ऑन माई प्लेट प्लीज हनी। ठीक है, चलिए फिर आज का क्लास यहीं रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय जोहार आप सभी को।